माउंटबेटन की डायरियों में आखिरकार ऐसे कौन से राज दफन हैं जिसकी चिंता वहाँ की सरकार को है। आखिर क्या रहस्य कैद हैं लॉर्ड माउंटबेटन की उन डायरियों में जिन्हें किसी भी कीमत पर प्राप्त करने व नष्ट करने के लिए ब्रिटेन का सरकारी तंत्र इतना बेचैन है। क्या इन डायरियों में भारत विभाजन के समय गांधी, नेहरू, जिन्ना, लियाकत, पटेल और रेडक्लिफ की भूमिका पर कुछ तथ्यात्मक टिप्पणियां दर्ज हैं? क्या इन डायरियों में एडवीना, माउंटबेटन और नेहरू के मध्य पत्र व्यवहार की मूल प्रतियां दर्ज हैं? क्या इनमें तत्कालीन ब्रिटिश शासकों की विभाजक सोच के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं? आखिर क्या दर्ज है इन डायरियों में? देखिए, यह बात तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें वर्ष 1947-48 के अनेक विस्फोटक राज जरूर दफन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माउंटबेटन का रिश्ता राज परिवार से था। वह ब्रिटिश की वर्तमान महारानी का नजदीकी रिश्ते में भाई था। महारानी विक्टोरिया उसकी दादी लगती थी। उसकी गिनती दूसरे महायुद्ध के महानायकों में होती है। वह ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। उसे भारत पाक विभाजन की पेचीदा स्क्रिप्ट लिखने का दायित्व सौंपा गया था। राजवंश से ही जुड़े होने के कारण उसकी दादी रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय से ब्याही थी। भारतीय उपमहाद्वीप में माउंटबेटन दंपति की भूमिका नेहरू व जिन्ना के साथ एडवीना के संबंध, रेडक्लिफ को भारत विभाजन की रेखाएं खींचते समय बार बार माउंटबेटन द्वारा दिए गए निर्देश, एडवीना के साथ पत्र व्यवहार, नेहरू एडवीना के मध्य व्यक्तिगत पत्र व्यवहार आदि सब कुछ दर्ज है इन डायरियों में। डायरियों के विषय में बीच बीच में जो खबरें आती रही, उनके अनुसार एडवीना माउंटबेटन से शादी से पहले भी नेहरू से भारत में कई बार मिल चुकी थी। माउंटबेटन भी संयोगवश एडवीना से पहली बार वर्ष 1922 में दिल्ली में ही मिला था। तभी दोनों ने विवाह का निर्णय लिया, लेकिन विवाह से पहले एडवीना ने माउंटबेटन से कुछ भी नहीं छिपाया। नेहरू व एडवीना के मध्य मैत्री संबंधों का भी माउंटबेटन को पता था। उधर माउंटबेटन ने भी अपने विवाह पूर्व निजी प्रेम संबंधों के बारे में सब कुछ एडवीना को बता दिया था। ब्रिटिश सरकार इन डायरियों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए इन दिनों अपने ही देश की अदालतों में है। अब तक प्रकाशन रोकने के लिए सरकार 6 लाख पौंड तक खर्च कर चुकी है। यह खर्च वकीलों की अदायगी पर किया गया है और अभी भी यह सिलसिला जारी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती है कि यह डायरियां प्रकाशित हो जाने से भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक महानायकों व ब्रिटिश की तत्कालीन सरकार के फैसले पर बवंडर खड़े होंगे और ब्रिटेन के भारत व पाकिस्तान के साथ राजनीतिक रिश्तों में भी दरारें आएंगी। डायरियों के अधिकांश अंश वहां के एक लेखक एंड्रयू लाउनी ने लॉर्ड माउंटबेटन के परिवारजनों से खरीदे हैं, मगर कुछ अनेक तथ्यों की पुष्टि के लिए ब्रिटिश अभिलेखागार से मदद चाहता है। इस मदद के लिए इनकार के साथ साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह एंड्रयू से भी वो डायरियां प्राप्त करना चाहती है और उनके प्रकाशन पर रोक लगाना चाहती है। इसी बीच डायरियों के कुछ अन्य अंशों के आधार पर कुछ एक बातें बाहर निकल आई हैं। एडवीना की मृत्यु के बाद दरअसल माउंटबेटन भी बेहद उदास रहने लगा था। उन लम्हों में उसने अपने अतीत की यादें डायरियों में लिख डाली और एक दिन वह अपने महलनुमा आवास के बेहद करीने से कटे सवरे लान में बैठा पिछले 15 बरस की स्मृतियों को तरतीब देने की कोशिश कर रहा था। गांधी, नेहरू, एडवीना, जिन्ना, विभाजन के दंगे और वायसराय से गवर्नर जनरल तक के सफर की सभी स्मृतियां बार बार जहन में कौंध रही थी। वह एडवीना से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसे लगता था कि एडवीना सिर्फ एक समर्पित पत्नी व अतरंग मित्र ही नहीं, एक कुशल सलाहकार भी थी। वह किसी भी कटु या विपरीत हालात को बातचीत के अनुकूल बनाने में समर्थ सिद्ध होती थी। जवाहर, जिन्ना व कुछ अन्य भारतीय नेताओं को आसानी से बातचीत की मेज पर लाने का श्रेय एडवीना को था। जवाहरलाल नेहरू के प्रति एडवीना के आकर्षण ने कभी उसे परेशान नहीं किया था। उससे एडवीना पर सदा से ही पूरा भरोसा था। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि एडवीना संबंधों की मर्यादाएं
समझती है और उसे अचानक याद आया कि एडवीना 1960 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेने नई दिल्ली गई थी। उस बार वह साथ नहीं जा पाया था। एडवीना ने स्वयं उसे दिल्ली प्रवास की कुछ तस्वीरें भिजवाई थी। उन तस्वीरों में एडवीना बेहद खुश दिखाई दे रही थी, हालांकि वह तब भी 58 वर्ष की हो चुकी थी। नई दिल्ली जाते ही मानो उसके चेहरे की सारी रौनक लौट आई हो। थोड़ा चुलबुलापन भी चेहरे पर लौटा था, मगर वह यात्रा एडवीना की अंतिम यात्रा थी। नई दिल्ली से वह नेहरू के साथ एक आध दिन बिताने के बाद मलाया चली गई। वहां से वह ब्रुनेई और बोर्नियो गई। ये दोनों उसके प्रिय स्थल होते थे। शायद अंतिम विदा से पहले एडवीना सभी प्रिय स्थलों व प्रिय मित्रों से मिल लेना चाहती थी। वहीं उत्तरी बोर्नियो में ही एक रात उसने चुपचाप दम तोड़ दिया। तब उसके बिस्तर के बेड साइड पर पुराने खतों का एक पुलिंदा बिखरा हुआ था। शायद अंतिम लम्हों में एडवीना वे खत पढ़ते पढ़ते ही अनंत नींद में सो गई थी। और अगले दिन लंदन में माउंटबेटन ने नम आंखों से एडवीना के शव के साथ मिले उस पुलिंदे को देखा। उसने सारे खत एक एक करके पढ़े। वे सभी खत जवाहरलाल नेहरू ने उसके खतों के जवाब में भेजे थे। माउंटबेटन को उन दोनों के बीच पत्र व्यवहार का पहले से ही पता था। कुछ भी तो गुप्त नहीं था, मगर माउंटबेटन ने कभी दोनों के पत्रों को पढ़ा नहीं था। उसे सब सहज लगता था। वैसे भी उसे दोनों पर पूरा पूरा भरोसा था। एडवीना और नेहरू दोनों ने उसे वह प्रेम व सम्मान सदा दिया जिसका वो हकदार था। एडवीना की मृत्यु ने उसे एकाएक थोड़ा सा गंभीर बना दिया। उसे सब याद था। वह एडवीना के साथ बिताए गए हर लम्हे को एक फिल्म की मानिंद देखता रहा। उसे तभी याद आया कि वह एडवीना ने एक बार अपने अंतरंग लम्हों में उसे अपनी अंतिम इच्छा जता दी थी। उसने आग्रह किया कि जब वह मरे तो उसके शव को दफनाया ना जाए, बल्कि समुद्र में बहा दिया जाए। उसे समुद्र व उसकी लहरों से बेहद प्रेम था। माउंटबेटन को लगा था अंतिम इच्छा का सम्मान होना चाहिए। उसने पूरे सम्मान के साथ एडवीना के यूनियन जैक में लिपटे शव को पोर्टर्स माउंट के किनारे से वैकफुल HMS समुद्री जहाज पर ले जाकर समुद्र की लहरों के सुपुर्द किया था। उस दिन भारत से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एडवीना के पसंदीदा फूलों की विशेष पुष्पांजलि भेजी थी और साथ ही भारत की ओर से त्रिशूल पनडुब्बी भी भेजी गई, जो उस दिन एडवीना के शव को ले जाने वाले वैकफुल HMS जहाज के आगे आगे बह रही थी। यही एक गहरे दोस्त व उसके देश के ओर से दी गई एक भावभीनी श्रद्धांजलि थी। माउंटबेटन ने गीली आंखों से उस पुष्पांजलि को चूमा। उन्हीं उदास एवं नम फूलों के साथ उसने धीमे से अपनी हमसफर प्रिय एडवीना का शव लहरों को सौंप दिया। उसे याद था उसके बाद लगभग 3 वर्ष तक वह ठीक ढंग से सो नहीं पाया था। और ऐसे ही अनेक राज दफन हैं उन डायरियों में, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करना चाहती। और यह आर्टिकल लिखा है डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब ने। शुक्रिया।